बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल हवाल है, कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? यकीनन अब थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, क्योंकि अब आप लोग जुड़ चुके हैं नई सुबह के साथ वीनस एंटरटेनमेंट के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। मेरा और आपका साथ मज़ीद डे बाय डे जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मेरे जो रेगुलर कॉलर्स हैं, मेरे जो लाइव वो वाले लोग हैं जो कि हर बार अप्रिशिएट करते हैं कॉल्स करके या वैसे ही हमारे सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा से जो है वो हमें एक बूस्ट अप दे देते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, बीइंग अ सिंगर भी अगर मैं ये बात करूँ तो हमारे सामने जो ऑडियंस होती है ना, अगर वो हमें एक क्लैप या अप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर रही होती तो हम डल हो जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंसेस डल हो जाती हैं। इसी तरह से अगर बीइंग अ होस्ट बात करूँ तो अगर आप लोग हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप लोग हमें बताएंगे नहीं कि भाई हमें क्या क्या और चीज़ें हैं, क्या क्या और मज़ीद इनोवेशंस जो हैं वो करने चाहिए, तो फिर हम भी डल हो जाएंगे ना यार। मतलब हम सोचेंगे यार ठीक है ऑडियंस पता नहीं सुन रही है, देख रही है नहीं, लेकिन यार ऐसी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है मेरी। ये सब लोग जो है वो बहुत प्यार करते हैं, ये सब लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और इसी वजह से डे बाय डे हमारी ये कोशिश होती है कि नए नए लोग, नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक्स आप तमाम लोगों के लिए हम लेकर आएँ नई सुबह में, ताकि आप लोग अच्छे से इन्जॉय कर सकें। अच्छा, बड़ी रिक्वेस्ट है मुझसे, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक, अभी मैं कुछ दिन पहले तक ये कर रही थी कि भाई जब भी हम शो कर रहे होते थे तो मैं कोई ना कोई पोइट्री ज़रूर शामिल करती थी इंट्रो में। ये जो इंट्रो वाला टाइम होता है ना, मेरा और आपका टाइम होता है, क्योंकि इसके बाद तो मेहमान आ जाते हैं और फिर हम मेहमानों से बातें करना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी जो बीच में वो जो दिल की बातें होती हैं ना वो रह जाती हैं। तो इस मोमेंट में ना मैं अक्सर रात को सोच रही होती हूँ आज दिन में ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कल जाके सब ऑडियंस से शेयर करूँगी। यहाँ आती हूँ भूल जाती हूँ क्या क्या बातें करनी थी आप लोगों से। क्यों याद क्या रहता है? याद ये रहता है कि नहीं यार आप लोगों के फ़ायदे की बात करनी है, नहीं कोई ऐसी बात करनी है जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाए, कोई ऐसी बात करनी है जिससे एटलीस्ट आप लोगों का जो है ना वो मेंटल लेवल ठीक रहे। क्योंकि हम बड़े बड़े शोज़ भी कर चुके हैं नई सुबह में, लोगों को बुला के आप लोगों को समझा चुके, बता चुके हैं कि भाई मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ा मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि आप सिर्फ फिज़िकली एक्टिव हैं, आप फिज़िकली हेल्दी हैं तो आप ज़िंदगी को गुजार लेंगे, ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थ एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती है ज़िंदगी गुजारने पे। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं, अगर आपको किसी भी किस्म की टेंशन है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, जो आज के कल के बहुत सारी टर्म्स हैं ना जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो मैं समझती हूँ कि फिर आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना फिज़िकली एक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप वहाँ भी एक्टिव नहीं हो सकते। अगर आप पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो भी आप एक्टिव नहीं हो सकते जब तक आपके दिमाग पर कोई मेंटल प्रेशर है, जब तक आपके दिमाग पे कोई स्ट्रेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यकीनन हमें कोई ना कोई डे बाय डे ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही होती हैं, या फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है कि हमें लगता है कि यार अब हम डिप्रेशन में चले आएंगे, अब हम एंजाइटी में चले आएंगे। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं खुद इस फेज़ से गुजर कर आ चुकी हूँ, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हूँ कि यार ये बहुत बुरा फेज़ होता है। ये एक ऐसा फेज़ होता है कि इंसान बिल्कुल अपनी सारी चीज़ें छोड़ने को तैयार हो जाता है। इवन दो बहुत सारे लोग तो ये फैसला भी कर लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं बड़ा एक मेजर किरदार है उन लोगों का जो कि होते हैं थेरेपिस्ट, या जो होते हैं साइकियाट्रिस्ट, या जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। ये बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए ना, ये आप तमाम लोगों के लिए बने। लोग शर्म महसूस करते हैं यार जाते हुए। अगर हमारे साथ कोई मेंटल इशू है, अगर हमारे साथ कोई ऐसे कोई मसले मसाइल हैं, तो हम लोग बड़ी शर्म महसूस करते हैं, अरे किसी ने जाते हुए देख लिया तो कोई क्या सोचेगा कि ये तो पागल है। एक ये जो टर्म हमारी यूज़ हो गई है ना, ये जो हमारे माशरे का एक ड्रॉबैक है ना, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये ख़त्म कैसे होगा? जब तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होंगे, जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फेज़ है जो आप पर आता है और इससे आपने कैसे गुजरना है। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई लीगल फेस आता है तो यकीनन आप कोर्ट में जाएंगे, आप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेंगे। इसी तरह से अगर आपकी ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है तो यकीनन आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो फिर ये लोग भी तो इसीलिए मौजूद हैं ना, ताकि अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई हालात और वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, उन वाक़यात और हालात की वजह से अगर आपके दिमाग पे कोई असर पड़ गया है तो आप इनके पास जाइए, ये आप लोगों के लिए मौजूद हैं और ये आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप कोशिश करें कि मैं फ़लाँ के साथ बैठ जाऊँ, फ़लाँ से बात कर लूँ, ये कर लूँ। ये लोग आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे और मैं हमेशा
हमेशा हमेशा अपने शो में ये बात करती हूँ कि आप लोगों को किसी न किसी पोजीशन पे पहुँचाने वाले आपके अपने ही लोग होते हैं, आपके अपने साथ काम करने वाले लोग होते हैं जो आपको किसी न किसी ऐसे स्टेज पे पहुंचा देते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। इसी हवाले से मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत सी पोइट्री है, हमारे पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त राइटर वसी शाह साहब, उन्होंने लिखी है। तो मैं कुछ लाइंस आप तमाम लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगी और इसमें स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है। मैं आपको वो लाइन मैं भी स्पेसिफाई करती हूँ कि ये कब कहा था नज़ारों से खौफ आता है, ये कब कहा था नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है। ये कब कहा था नज़ारों से खौफ आता है, मुझे तो चांद सितारों से खौफ आता है। और जनाब मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे तो अपने ही यारों से खौफ आता है। ख़िज़ा का जबर तो सीने पे रोक लेते हैं, ख़िज़ा का जबर तो सीने पे रोक लेते हैं, हमें उदास बहारों से खौफ आता है। और मिले हैं दोस्त बेसाखियों से गम इतने, मिले हैं दोस्त बेसाखियों से गम इतने कि मुझको अब किसी भी सहारे से खौफ आता है। तो ये खौफ जो आता है ना हमें, ये इसी वजह से आता है क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमारे अपने लोग जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए बहुत जो है वो ब्लेसफुल हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है, जब वक्त आता है तो वही आपकी पीठ में छुरा घोंप के निकल जाते हैं। तो ऐसे मुनाफिकों से, ऐसी मीठी छुरियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, समहाउ ऐसा होता है कभी कभी कि हम कंपैरिजन ही नहीं कर पाते कि कौन हमारा अपना है, कौन जो है वो पराया है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको कैसे आएगा पता है, ये आपको एक्सपीरियंस होगा। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरेगी, जैसे जैसे आपके साथ हालात और वाक़यात रोनुमा होंगे, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होगा कि जी हाँ, अगर मुझे एक बंदा जो है वो बड़ा पोलाइटली बिहेवियर कर रहा है मेरे साथ। आजकल के दौर में तो भाई हम सिर्फ मर्द हजरात को क्यों हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि यार जो है वो मेंटल जो उनकी मेंटालिटी है ना मर्दों की, वो ये हो गई है, वो धोखा देते हैं, मर्द धोखा देता है, मर्द ये करता है। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ हमारे पास माजरत के साथ बहुत सारी जगहों पे हमारी फीमेल सोसाइटी भी ये काम कर रही होती है। आप डिच कर रहे होते हो अपने हस्बैंड को, आप अपने पेरेंट्स के जो भरोसा है उसको तोड़ रहे होते हो, आप अपने भाई के भरोसे को तोड़ रहे हो। तो खुदारा अगर आपके घर वालों ने आपको एक स्पेस दिया है घर से बाहर निकलने का, काम करने का, अपनी उड़ान उड़ने का, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी नौबत ही ना आए कि आपके घर वालों को कोई बात सुनने को मिले और उनको ये रिग्रेट हो कि यार हमने गलत कर दिया। और अगर आपका हस्बैंड है, अगर वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और उसको पता है कि मेरी बीवी जो है ना वो किसी भी किस्म की जो है ना वो मतलब वो उस तरह की लड़की है ही नहीं, तो आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड का ट्रस्ट हमेशा कायम रखें। और कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच हो, कोई भी बात हो, कोई भी छोटी छोटी बात भी हो ना, डू शेयर विद योर हस्बैंड। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपकी ज़िंदगी में आपका हस्बैंड है, तो मैं ये समझती हूँ कि अपने हस्बैंड से हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि कल को जब कोई और खड़ा होकर वो बात रिपीट कर रहा होगा ना आपके हस्बैंड के आगे, तो आपके हस्बैंड को पहले से पता होगी वो बात और वो उसको उसी तरह से डील कर सकता है। अच्छा, यहाँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिक्के का एक पहलू नहीं देखना चाहिए, दोनों पहलू देखने चाहिए। तो दूसरा पहलू क्या है, माजरा साथ बड़े हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो सुनते ही नहीं हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता बेगम को देने के लिए, जो मैं समझती हूँ कि सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, 24 घंटे लैपटॉप फ़ोन, लैपटॉप फ़ोन, लैपटॉप फ़ोन। भाई ठीक है, आप काम करें, आप अपना बेटर फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी ये जो बीवी है ना, देखिए कल को जब आप पे एक वक्त पड़ेगा ना, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो आपके पास दुनिया का कोई इंसान नहीं बचेगा, सिर्फ आपकी बीवी होगी और बीवी के पास उसका शौहर होगा। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंसानी सरजमीन पे या ज़मीन पर या पूरी किसी भी आप कायनात की बात कर लें, जो पहला रिश्ता बनाया गया था वो मियाँ बीवी का बनाया गया था। तो मुकद्दस है रिश्ता और इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको उसी तरह से अपने मतलब इसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो हदें हैं, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसे बरकरार रखना, ये हमारा अपना फ़र्ज़ है। बातें बहुत सारी हो गई हैं। आज के शो का पैटर्न आप तमाम लोग जानते हैं, बड़ा मज़ेदार सा शो होने वाला है क्योंकि 2 डिफरेंट क्राइटेरिया के लोग हमारे साथ होंगे। जैसा मैंने आपसे भी बात की थी, आज मेंटल हेल्थ पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ एक खूबसूरत सी प्यारी सी फैमिली हमें ज्वाइन करने वाली है ब्रेक के बाद। पता तो है वैसे आप लोगों को कि वो लोग हैं कौन, लेकिन फिर भी तजस्सुस मैं आप लोगों का बरकरार रखूंगी। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे गेस्ट के साथ, नई सुबह के साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले से मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट जो कि आज बनने वाले हैं नई सुबह का हिस्सा। और मैं समझती हूँ अब बहुत अच्छी बात है, आज का शो हमारा बड़ा मज़ेदार से जाने वाला है, क्योंकि जब भी हम लोग मतलब नई सुबह का शो कर रही होती हूँ मैं, तो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हम बड़ा लाइवली बात कर रहे होते हैं, मतलब कैजुअली बात कर रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई पहले से कोई स्क्रिप्टेड बातें हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभार तो ऐसे भी बहुत सारे गेस्ट होते हैं जिनसे मैं सेट पे मिलती हूँ फर्स्ट टाइम, और हम एक तबादला ख्याल जिसे बोलते हैं वो कर लेते हैं, क्या चलो हम ये बात कर लेंगे, ये बात कर लेंगे। अच्छा, चूँकि आपको पता है कि मेरे शो का एक थोड़ा सा फॉर्मेट है जिससे अक्सर मर्द हजरात मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि भाई आप हमेशा बोलती हैं कि लेडीज़ फ़र्स्ट, तो उनके लिए जो है ना वो आप पहले इंट्रोडक्शन करवाती हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो जो है वो है, हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं इसको, लेडीज़ ऑलवेज़ फर्स्ट ना। लेकिन गेस्ट के इंट्रोडक्शन से पहले मुझे इंट्रोडक्शन एक और भी करवाना है ना आप लोगों से। आप लोगों को पता है कि आप लोग अब देख रहे हैं, कभी मैं किसी तरह की आपको ड्रेस में नज़र आ रही होती हूँ, कभी कुछ डिफरेंट ड्रेस आप लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो ये डिफरेंट लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइनर्स हैं मेरे, जो मुझे जो है वो ये सारे ड्रेसेस कस्टमाइज़ करके दे रहे होते हैं। और इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने जो है वो एक सामने एक कुर्ती और जीन्स, यानी कि आप इसको वेस्टर्न भी कह सकते हैं, आप इसको ईस्टर्न भी कह सकते हैं, आप इसको कहीं भी चला सकते हैं। तो मैंने ये जो आज वेयर किया हुआ है, ये वार्डरोब है NFS क्लॉथिंग का। तो अगर आपको भी इस तरह के वार्डरोब्स को अपनी वार्डरोब कलेक्शन में ऐड करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, और अच्छे से कस्टमाइजेशन के साथ आपको सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होंगी। बैक टू द पवेलियन आ जाते हैं। सेट पे मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ खूबसूरत से आज 4 चांद लगे हुए हैं, वो इसलिए कि मैं आप लोगों को बताऊं अभी जैसे जैसे खुलासा मैं करूंगी ना इंट्रोडक्शन का। देखिए, मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था, इंट्रो में जो हमारा और आपका टाइम था, कि यार जो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपकी मतलब आपका सोचने का नज़रिया है, या आपकी जो टेंशन्स ना लेने का जो ज़रिया है, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए आज मेरे शो में एक थेरेपिस्ट मौजूद हैं। एक मैं उनको बोलूं कि वो मसीहा हैं, वो वही वाली मसीहा हैं जो कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि भाई ये लोग हमारे लिए हैं, हमारे लिए बैठे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। IHRI में जो है एज अ प्रोग्रामिंग हेड, एज अ प्रोजेक्ट हेड काम कर रही हैं, और आज नई सुबह का हिस्सा हैं। बहुत सारी बातें उनसे भी करनी है, लाइवली बातें, कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आज उनसे पूछने हैं। तो नई सुबह में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आफिया वजाहत ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। कैसी हैं? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सही कहा, देखें आप लोग बैठे हैं हमारे लिए और हमें सुनना चाहिए आपकी, बिल्कुल। लेकिन इस पर हम आगे ज़रूर बात करेंगे कि लोग क्यों नहीं सुनते हमारे। अगर यहाँ आए ऑन माय राइट हैंड साइड, तो मैं आज आप लोगों को पहले तो सबसे पहले ये बताऊँ कि ये खुलासा या फिर ये एजाज़ वीनस एंटरटेनमेंट के पास हासिल है कि जो पर्सनालिटी हमारे पास आज मौजूद है, वो पहली बार फर्स्ट एवर मीडिया पे या स्क्रीन पे अपनी फैमिली के साथ आज क्या बोलते हैं उसको, जलवागर हैं। ओके, नाइस। तो आज एक बहुत अच्छा कुलीग, एक बहुत अच्छा होस्ट, एक बहुत अच्छा राइटर, मतलब क्या क्या बोलूं, जब लिखने पे आते हैं वो तो क्या कुछ नहीं लिख जाते। आप उनको एक कोई भी स्किट दे दें, वो फ़ौरन बैठ के जो है ना फटाफट, आपको कहीं भी ना अगर नहीं मिले वो, तो आप कहीं दूर कोने में देखें, वो बैठ के सिर्फ लिख रहे होंगे कि नहीं काम करना है। काम उनकी पहली प्रायोरिटी है। और क्यों ना हो, एक बड़ी पर्सनालिटी जो कि हम सब जानते हैं जी, चांद नवाब साहब, और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का इस वक्त, उनके साहबजादे हैं, आज हमारे शो का हिस्सा बने हैं अरसलान चांद नवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आज आप फैमिली के साथ हैं हमारे साथ। मिसेज अरसलान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और छोटी सी मिरा भी हमारे साथ है। हाय, हेलो मिरा, देखें ओवर रिस्पॉन्ड कर रही है हमें, उसने भी जवाब दे दिया है। अरसलान, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? पहले तो फील्ड थी, अब शादी है, तो शादी के बाद तो फिर जो चल भी रहा होता है तो थोड़ा सा थम सा जाता है, लेकिन बड़ी बेहतरीन सी जिंदगी रहती है शादी के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। घर भी जाना है अरसलान। इसीलिए थोड़ा मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। आपको पता है हम तो सहाफ़ी लोग हैं, हम थोड़ा
सियासी बयान को थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, शादी हुई, उसके बाद फिर बेटी हुई है। माशाल्लाह बेटी के बाद तो बड़ी ज़िंदगी खुशहाल और बहुत ही खूबसूरत सी हो गई। एक फीलिंग्स ही आपकी चेंज हो जाती हैं, एंड व्हेन यू आर ब्लेस्ड विद द डॉटर, तब तो आप डेफिनेटली जब से बेटी हुई है ना, सोचने का नज़रिया चेंज हो गया और अपनी केयर करना शुरू कर दी कि नहीं यार, अब अपने लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए जीना शुरू कर दिया। बहुत सारी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे से नज़रियात चेंज हुए हैं, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी चल रही है। मैं तो आपको भी यही मशवरा दे रहा था अभी कि बस नुसरत, मतलब आप पूरा वहाँ जगत मशवरा देते हैं ना, सबको बोलने। मैं कह रहा हूँ कि शादी कर लेनी चाहिए, और क्योंकि शादी के बाद एक बेहतरीन सी ज़िंदगी होती है जिसे आप जीते हैं। आज तक इंसान अपने लिए जी रहा होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने उन रिश्तों के लिए ज़रूरी से ज़रूरी हो जाता है और उनके लिए जीना शुरू कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अगर हम मिसेज अरसलान से बात करें, कितना टाइम हो गया शादी को, कितने साल हो गए? अभी 29 जनवरी को 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। माशाल्लाह, सेकंड एनिवर्सरी। अभी तो इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, मैं तो यही बोलूँगी। अच्छा, और माशाल्लाह से मेरा की क्या एज है? मेरा भी 7 मंथ इसके कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह। एंड शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। अभी हम ऑफ एयर यही बात कर रहे थे, आफिया भी यही कह रही थी कि हम इसको आवाज़ भी देते हैं, इस तरह से करते हैं पिंच, तो ये देखें ये रिस्पॉन्स करती है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो सामने वाले की अटेंशन को कैच कर रहे होते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मेरा के अंदर ये नेचुरली तौर पे ये है, ये माशाल्लाह तमाम लोगों को देख के मुस्कुराती है, यानी अगर आप कहें तो एक खुश इखलाक। हाँ, और इसका बड़ा एक सहरा माँ बाप के सर भी होता है कि वो बच्चों की तरबियत भी कैसे कर रहे हैं, उसको क्या एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, किस माहौल में रख रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चाहूँगी इसका ज़रा खुलासा करेंगे हम कि बच्चे जो छोटी एज में बड़े रिस्पॉन्सिव और एक्टिव होते हैं, तो उनकी क्या बेहतर नशोनुमा करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छे एक गुड साइन है। आजकल जो बच्चे हमारे पास हमारे जो सराउंडिंग में नज़र आ रहे होते हैं, तो हम देखें कि बहुत आइसोलेट हो रहे हैं। उनकी एक अपनी लाइफ है, एक मोबाइल है, एक सोशल मीडिया है, और वो गैदरिंग से या उन एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स से दूर हटते जा रहे हैं। तो इस एज से अगर हम उनकी अपब्रिंगिंग स्टार्ट करते हैं ना, पेरेंट्स का मेन रोल होता है कि अभी से उनके साथ अगर हम बहुत मिंगल अप होंगे, उनके साथ बैठेंगे, एक फैमिली टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे, स्पेशली जो फादर होते हैं उनका मेन रोल होता है कि वैसे तो शाम में आके उनकी अपनी एक और दूसरी लाइफ शुरू हो जाती है, टीवी और फिर मोबाइल शुरू हो जाता है। बट ये कि बच्चों के साथ और वाइफ के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चे वो लर्निंग प्रोसेस होता है। बच्चे उसी चीज़ को लर्न करते हैं और एक अच्छा एक सोशलाइजेशन उनकी इंप्रूव हो रही होती है। उनको भी फिर अच्छा लगता है, हाँ, फैमिली के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, एक बाउंडिंग उनके अंदर आ रही होती है। तो यही एज है जिसमें हमने वर्किंग स्टार्ट करनी है, और मेमोरी भी फिर आपकी ज़ाहिर है चीज़ें मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, अगर आफिया आप देखें एज अ थेरेपिस्ट, इस वक्त हमारा जो मुआशरा है वो उसमें क्या मेजर ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग ये डिप्रेशन और ये एंजाइटीज़ की तरफ जा रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर एडल्ट्स की बात करें तो हमारी सराउंडिंग में भी और फैमिली में भी सोशल फैक्टर्स भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। सब मिलके जो है वो मेंटल हेल्थ पे जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हम सब एक रोबोट्स हैं, आप भी रोबोट हैं, मैं भी रोबोट हूँ, वो भी रोबोट है। हमने अपने आप को एक अपनी एक जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उससे बहुत दूर कर दिया, क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लिया, उसको मीट करने के लिए हम इतनी ज़्यादा अपनी स्ट्रगल में रख गए हैं, तो हमारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है। उसके लिए ज़ाहिर है आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम खा तो रहे हैं बट क्या खा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। बहुत जल्दी हम कुछ खा लेते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैमिली में क्लैशेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गए हैं, कुछ दूरियां बढ़ गई हैं। कहने को हम बहुत करीब होते हैं बट फेसबुक पे करीब होते हैं, रियल लाइफ में हम बहुत दूर होते हैं। तो शायद हमारी ज़्यादातर मुलाकातें हम फेसबुक के थ्रू ही हो रही होती हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं। प्लस ये कि पॉवर्टी बहुत, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो हमारी बहुत बड़ी एक यूथ है तो उसमें बहुत मूव करने का, बाहर से जब आपका फेलियर आता है कि जी आपके वीज़ाज नहीं लग रहे, आप जा नहीं पा रहे, उसकी वजह से एक बहुत मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है। फीमेल में भी इसी तरीके के इशू हैं, फैमिली, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिमांड्स बहुत हाई हो गई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा, वो ज़ाहिर है बीच में इख्तलाफात होते हैं तो वो फिर कहानी ये लोग डिवोर्स पे एंड करते हैं। एग्जैक्टली। देखिए होता ये है कि आपकी जो पहले एक फैमिली होती थी ना, तो वो आपकी बहुत सपोर्ट कर रही होती थी हर इश्यूज़ में, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो
आप ही लड़ने वाले हैं, आप ही सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो उसमें सम टाइम ये होता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है आपकी फैमिली का, आपके सपोर्ट सिस्टम का, आपके फ्रेंड्स का, आपकी सराउंडिंग का। वो अगर स्ट्रांग होगा तो एग्जैक्टली आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत स्ट्रांग होगी। और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर हम बात करें हस्बैंड वाइफ की मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे वो जो उनका बेबी होगा उस पे भी वो इसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इम्पैक्ट सिर्फ बेबी के बहुत सारे एरियाज में आ रहा होता है। इस वक्त स्पेशल नीड्स बच्चों की तादाद बहुत बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो फिजिकली डिसेबिलिटी के साथ या फिजिकली चैलेंजेस के साथ, हम डिसेबिलिटी टर्म तो यूज़ नहीं करते, फिजिकली चैलेंजेस के साथ या मेंटली चैलेंज के साथ जो है वो इस वक्त दुनिया में आ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल तो इसमें मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स फुल मिल रही हों उनको, और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा हो, खुशियाँ हों उनकी सराउंडिंग में। ऐसा ही है, तो वो चीज़ें जो है बच्चे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आपकी बातें मेरा एंजॉय और अच्छा, अरसलान से अगर बात की जाए, पहले तो मैं ये सवाल ज़रूर करूँगी, देखिए एक सेलिब्रिटी का बेटा होना ये कहीं ना कहीं अगर आपको फ़ायदा देता है तो कहीं ना कहीं नुकसानात भी हो जाते हैं तो हम ज़रा इस पलड़े को अगर तराजू में तोलें तो अरसलान का क्या जवाब होगा? मैं यही कहूँगा कि चांद नवाब 2007 के बाद से लोगों के जहनों के अंदर बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और न सिर्फ ऊपर गया, माशाल्लाह इंडिया के अंदर तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे और इंडिया के अंदर बड़ी पजीराई हुई। लेकिन चांद नवाब का एक सहाफ़ती जो सफ़र है वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। और अगर हम बात करें तो आज जो बड़े बड़े स्टेजेस पे लोग बैठे हुए हैं ये उस वक्त के पापा के साथ की बैठक वाले लोग क्या हैं। बात है, यानी सहाफत जब करते थे तो उनका एक नाम मुकाम जब भी था। अच्छा, बेटा होना ये बड़ा फ़ख्र होता है कि कहीं भी जाओ, जब अरसलान चांद नवाब में नाम लेता हूँ तो लोग बाकायदा पहचान जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि मेरा जो अंदाज है, मेरी मुशाबहत जो है मेरे वालिद से बहुत है, बिल्कुल है, ऐसा ही है। मैं हमेशा फील्ड में भी उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जब मेरे घर के अंदर ही मेरा उस्ताद मौजूद है तो मैंने बाहर क्यों उस्ताद बनाने, उस्ताद भी हैं लेकिन घर से मैंने ज़्यादातर सीखा है। बड़ा अच्छा लगता है वालिद का नाम यूज़ करना और वालिद के नाम पे चलना। लेकिन नुकसान भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हसद रखते हैं वालिद के नाम ज़रूरी है, वो हसद रखते हैं, तो वो वालिद को तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वो मेरे थ्रू या मुझसे गुजरते हुए वो वालिद तक मैसेजेस अपने पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम मेरे वालिद ने एक चीज़ सिखाई है, बड़े सादे इंसान है वो आज भी। मैं आपको बताऊं, बड़े सादे इंसान है। आप अगर उन्हें फ़ोन करेंगी, उनसे बात करेंगी, आपको लगेगा नहीं यार कि मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जिसके लिए सलमान खान ने ये कहा था कि वो तो खुद ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं और मुझे उनसे मिलने की ख्वाहिश है। बड़ी बात है ना, मतलब उस शख्स से आप जब बात करेंगे आपको बड़ा नॉर्मल लगेगा। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया, बेटा काम करो, आपका काम ही आपका नाम है, तो बस उसी की बदौलत। नहीं, मेरी जो है वो अंकल से जितनी बार भी मुलाकात हुई है वो हमने हमेशा उनको बड़ा पोलाइट पाया है, और ऐसा ही पाया है कि वो बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह ट्रीट करते हैं। और कहीं पे कोई वो एक वो नहीं होता आर्टिस्टिक एटीट्यूड जो आता था कि भाई मैं तो सेलिब्रिटी हो गया, वो नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि घर में ही उस्ताद मौजूद है, तो अगर हम बात करें उनके हवाले से तो गुस्से के कैसे हैं पापा? और वो गुस्सा यहाँ ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे पापा बहुत ही साफ दिल के इंसान हैं। उनका गुस्सा सिर्फ मिनटों का है। अच्छा, चंद मिनटों में उनका गुस्सा एकदम आता है। और अच्छा, गुस्सा आता है, जुनून नहीं आता उन्हें। जैसे अक्सर लोग होते हैं ना, गुस्से के अंदर अपना आपा भूल जाते, उनका मामूली सा गुस्सा होता है, वो भी जब उनके मिजाज से हट के कोई चीज़ हो रही हो, मुसलसल हो रही हो, तो फिर थोड़ा बहुत उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो फौरन से कंट्रोल हो जाता है और एहसास बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये आप में भी ट्रांसफर हुआ है? हाँ, मेरे इधर भी। चले, एक लाइव कॉल है हमारे पास, जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं जवार हुसैन साहब, उनकी कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत जी। क्या कहना चाहेंगे? बस मैंने तो कॉल ही मिलाई है क्योंकि लाइट नहीं है। अच्छा, लाइट नहीं है तो मैं आपको बताती लेकिन चलूं। मैंने कहा टाइम यही है जी। हेलो जी जी,
मैं आपको बताऊं कि आज हमारे पास जो है वो चांद नवाब साहब के बेटे अरसलान चांद नवाब मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ, और दूसरी तरफ हमारे पास आफिया मौजूद हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे काम कर रही होती हैं। जी जी। जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो मेंटल वाली बात है, ये मैं पूछना ये चाह रहा था, मेरे ज़हन में एक बात आ गई। हमारे एक दोस्त हैं। जी जी। हेलो। जी जी। हमारे एक दोस्त हैं, उनके खानदान में ये मसला है। एक उम्र के बाद ना उनमें ये चीज पैदा हो जाती है, बात भूल जाना, बात बात पे हाइपर हो जाना। ठीक है ठीक जी। है। अब उनके घर में 2 हैं मियाँ बीवी, वो बिल्कुल ही ज़हनी मरीज हैं। ठीक है। ये कोई खानदानी होता है या इसमें क्या कोई, इसके बारे में कोई बता दे, कोई आइंदा के लिए कोई बंदा कोई ख्याल कर ले, किसी और फैमिली को इस तरह के मसले ना हो। ठीक है जवार साहब, आप जरूर सुनते रहिएगा, हम जो है वो आफिया से भी इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। सवाल आपने सुन लिया है कि एक उनकी जो दोस्त की फैमिली है जिसमें ये है जेनेटिक मसला कि वो एक उम्र के बाद मेमोरी लॉस या हाइपर टेंशन की तरफ चले जाते हैं, तो प्लीज़ उसका ज़रा। देखिए उनका मेन क्वेश्चन यही था कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन या मूड डिसऑर्डर की तरफ जो है उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चले जाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सम टाइम पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं और जो फादर या मदर से ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में। सम टाइम लर्निंग होती है, बच्चे चीज़ लर्न कर रहे हैं और वही बिहेवियर जो है वो आगे जाके जब वो अडल्टहुड में आते हैं तो वो उसको राइट समझते हैं, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग हमें बताना होता है। दूसरी चीज़ होती है पर्सनालिटी ट्रेट्स। पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको बचपन से ही जाहिर होना शुरू हो जाते हैं जब बच्चा छोटा होता है। जाहिर इस एज में तो नहीं हमें पता चलेगा, बट ये कि 4-5 साल में वो थोड़ा सा ज़िद्दी होगा, स्टबर्न होगा, उसके बाद वो अपनी डिमांड्स को बढ़ाना शुरू करेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा कि वो बिहेवियर्स उस तरह किस तरह से शो कर रहा है। कोई भी चीज़ सडन नहीं होती, ओवर द नाइट नहीं होती, अनटिल और अनलेस कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती हैं, क्योंकि सराउंडिंग में हमारे जो लोग मौजूद हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो ऑलरेडी इससे गुजर रहे हैं, तो हम उसको नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सब इसी से गुजर रहे हैं तो हम उसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर काम बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे करना होता है। उसके लिए हमें पहले से ही जब बच्चा होता है उसी के ऊपर हमें काम करना है कि किस तरीके से हमने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। जिस तरह भी अरसलान ने बात की कि एग्रेशन होता है बट बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाता, वो कुछ टाइम का होता है। एग्जैक्टली सिवियरिटी बहुत मैटर करती है। देखिए इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे गुस्सा नहीं आएगा दैट्स मीन कि आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन। मुझे खुश होना, गुस्सा होना, रोना, ये मेरे नॉर्मल जज्बात हैं। और अगर ये नहीं है दैट्स मीन या तो मैं कहीं ना कहीं उसको छुपा रही हूँ या कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा उसका ओवर पोर्ट्रे कर रही हूँ। यकीनन हमारे इस वक्त शदीद जज्बात हैं कि हम टी ब्रेक पे जाएं। तो चलते हैं टी ब्रेक पे और जल्दी से वापस आते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट टी ब्रेक। के बाद एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह में। और अरसलान चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ, और साथ ही साथ आफिया वजाद मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। ब्रेक पे जाने से पहले जवार साहब का एक क्वेश्चन था जिसका आफिया आंसर कर रही थी, और मैंने उनको कहा कि यार अभी इस वक्त हमारे जज्बात हैं कि हम टी ब्रेक पर चले हैं, तो अब उसे ज़रा कंटिन्यू करते हैं। आफिया आप बात कर रही थी कि हम क्योंकि सबको ही एक चीज़ है तो हम उसको इसी वजह से उस पर बात ही नहीं करें, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो हमें जो है बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके लिए फिजिकल स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमारा बहुत सी जो हाइपर एक्टिविटी एग्रेशन है ना, जब हम किसी स्पोर्ट्स में या प्ले में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें वो रिलीज आउट हो जाती है। तो वो चीज़ जब ख़त्म हो रही है और हमारे पास कोई ऐसा मोड नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम जाके अपना कैथारसिस कर सकें। ठीक है,
हो सकता है जो इस फैमिली की ये बात कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है, या बहुत इस तरह की नहीं हो जहाँ आप खुल के बात कर सकें। सम टाइम पेरेंट का रोल ऐसा होता है या फादर का बहुत डोमिनेटिंग रोल हो रहा होता है, तो वो चीज़ जो है फिर रन कर रही होती है, बेटा भी उसी को लर्न कर रहा है उसके बाद भी। तो वो उन चीज़ों पर अगर हम काम करेंगे, थोड़ा सा हम स्पोर्ट्स के ऊपर काम करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ पे करें, कुछ भी नहीं है तो वॉक कर लें, कुछ तो करें, घर से निकलें, कुछ थोड़ा सा एनवायरनमेंट की तरफ फोकस करें। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे हम कर सकते हैं, रादर कि हम मेडिकेशंस पे जाएं। मेडिकेशन जो है वो ठीक है, नीड होती है, बट जब नीड होती है, जब बहुत सिवियरिटी हो, या जब ऐसा है कि आपको लग रहा है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, या अगर हाँ ठीक है ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर हमें पता चल रहा है कि फैमिली पे काम करने की ज़रूरत है, तो फैमिली ट्रेट है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो वो फिर हम बिहेवियर पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें चेंज आएगा। बहुत ज़रूरी भी है। मैं समझती हूँ जो आप जितना आप नेचुरल चीज़ों से ठीक हो सकते हैं उतना वो मेडिकेशन उस तरह से वर्कआउट नहीं कर सकती हैं आपके लिए। और ये हम हमेशा ही सबको बोलते रहते हैं कि भाई आप जो है वो वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपना जो है वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन बच्चों को भी हमने ये सिखाया हुआ है कि हम मोबाइल पे गेम्स खेल रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। मेरा रोना शुरू हो गई है, मेरा देखें चुप हो गई हूँ आवाज मेरा को नींद आ रही है। मुझे ऐसा लगा ऐसे। अच्छा, या तो ये सुबह का टाइम है ना वैसे, हाँ। नींद में से उठी होगी या तो। अच्छा अरसलान, अगर आपसे बात की जाए, अगर मेरा हमें इजाजत दें ओलो। अच्छा टीम, अब कोई बात नहीं, इट्स अ लाइव शो। मैं चाहूंगी टीम मेंबर्स में से कोई आके प्लीज जरा मिरहा को ले ले और थोड़ी देर के लिए उसको घुमा ले जरा। हम हसन से रिक्वेस्ट करेंगे, हसन प्लीज जरा से आप मिरहा को ले लीजिएगा। देखो यार, यहाँ से ना हम आपको बता रहे हैं कि हम लाइव शोज कर रहे होते हैं, हम कोई रिकॉर्डेड शो नहीं कर रहे होते। मिरहा को थोड़ी देर के लिए हम ऐसे नीचे थोड़ा सा घुमा के जरा ले आओ। ठीक है, चलो चलो, अभी मेरा घूम कर आएंगे। ओके अरसलान, अगर अरसलान से बात की जाए, शादी के हवाले से आपने इतनी अच्छी टिप्स दे दी सबको कि भाई जल्दी जल्दी शादी कर लो सब क्योंकि शादी के बाद ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और ये अच्छी बात है। लेकिन दर हकीकत ज़िंदगी तब आसान होती है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच होती हो। तो यहाँ कितनी कंपैटिबिलिटी मैच होती है? पहले तो आप ये बताएंगे कि मिसेज अरसलान कैसी वाइफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि आपका ज़िंदगी भी कंप्लीट होने की तरफ आ जाती है, और आपका जो ईमान है निफ्स वो मुकम्मल हो जाता है अगर आपको एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर मिल जाए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर दिया है जो मुझे समझता है और मेरी सोच को मुझसे पहले जान लेता है। हालांकि 2 साल का अरसा हुआ है, लेकिन इस 2 साल के अरसे में इन्हें ये पता है कि मैं इस वक्त किस सिचुएशन में हूँ और क्या चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। क्या बात है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर लेती हैं और पहले से अपने आप को मेरे रंग में ढालने के लिए साथ चलना शुरू कर देती हैं। अभी यहाँ से भी ज़रा पूछते हैं ना, अभी हम अरसलान चांद नवाब जो हैं उनसे, हम उनकी जो मिसेज है मिसेज अरसलान चांद नवाब, अभी हम उनसे ये पूछने जा रहे हैं कि अब मुझे आप ये बताइए कि अरसलान कैसे हस्बैंड है? अरसलान बहुत अच्छे हस्बैंड। वाह वाह, यही सुनना था हमने बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बाकी बहुत सब ख्याल shopping रखते हैं, कराते, बहुत ख्याल रखते हैं? बहुत अरसलान अच्छे मैं हैं। सारी चीजें पूछ के भेजूंगी। सिर्फ इतना ही बताया था बोल अच्छा, ये बहुत कम बोलती हैं। हाँ वो हमें पता है, मेरी तो खैर पहली मुलाकात बहुत नहीं innocent है, लेकिन बहुत ये innocent। हाँ, लेकिन इसी वजह से अरसलान आप ख्याल भी रखा करें उतना ही। ये हमारी टिप है, ये हमारी बल्कि वो कहते हैं ना एडवाइस है आपको कि जितना वो कम गो हैं उतना आप उनका ख्याल भी ज्यादा आप रखें। खुशकिस्मत भी बहुत हैं इस मामले में, फिर मैंने इसका कहा मतलब ना, है बीवी कम गो मिली है। हकीकत है, वरना इस दौर के अंदर लोग यही बोलते हैं यार कम बोलने वाली मिले। मुझे तो अल्लाह ताला ने ऐसी दे दी। शायद अमाल मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे अमाल, बहुत अच्छे अमाल के साथ मैंने शादी की है, तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन पार्टनर दिया। नहीं ये देखिए ये होता है, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं, हालांकि हम कहते हैं कि खवातीन के होते हुए शोर नहीं हो रहा, खवातीन के होते हुए बात नहीं हो रही। कोई लड़की को अगर हम ये कहते हैं कम बोलती है, हम बोले कैसे, जैसे अभी हमने बोला कि कैसे, लेकिन ये कि अच्छी बात है अगर ये कंपैटिबिलिटी मैच। और ये होता है, ये अमूमन ऐसी जोड़ियां बनती हैं कि अगर शोहर बहुत बोलने वाला है तो बीवी कम बोलने वाली होगी, बीवी ज्यादा बोलने वाली है तो शोहर कम बोलने वाला होगा। तो ये तो चलता रहता है, मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि बीवी ही बोल रही है, शोहर तो बेचारा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, गुजार रहा है। नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप हालात
आप नजर डालें तो आजकल चल यही रहा है कि बीवी बोलती है बस जी बोला उसे करो, और शौहर कई तरह से मजबूर भी होता है वो रिश्ते नहीं। मैं कोई मर्दों को बेचारा और औरतों मैं को अभी यही जालिम कहने नहीं वाली कह थी। रहा, बट इट्स हैपनिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए दोनों तरफ से चीजें देखिए हो एक रही हैं। नेचुरल चीज है खवातीन, आप देखें मर्द में हार्ट अटैक का ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि खवातीन ज्यादा बोलती हैं, अपने कैथारसिस कर लेती हैं। अगर मैं परेशान होंगी तो मैं 4 लोगों के साथ डिस्कस करके ना अपने दिल की भड़ास निकाल लूंगी। मर्द ना इस तरह से नेचर नहीं, अल्लाह ने नहीं दी है उसको, सब्र बर्दाश्त हिम्मत बहुत ज़्यादा दी है। बहुत सारे घर में मसाइल है, पैसा नहीं है, परेशानी है, लड़ाइयाँ वो हैं, बट अंदर वो ही अंदर ही अंदर घुल रहा है। तो ये एक नेचुरल चीज़ भी है कि औरत को थोड़ा सा, और कलर्स भी तो इसी औरत से ही है ना। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बट वो है ना कि आपने बताया कि 4 लोगों को वो सुनाने की अपने अंदर जज्बा रखती है, लेकिन वो बेचारे एक ही को 4 की सुना देती है तो वो थोड़ा सा और देखो हो जाता अभी है। अरसलान ने कहा कि वो कम बोलती हैं, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। ना ये सहाफ़ी हूँ ना, तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता रहता हूँ और चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें तो अरसलान को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? अरसलान को बहुत गुस्सा आता है। किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? जैसे खाना अच्छा नहीं बनाओ या कोई, नहीं, खाना पीना है उसमें कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन अगर इनके मिजाज से हटके कोई बात कर दें तो फिर गुस्सा जी, आता है। उस पे और बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत जल्दी, और फिर कितना छोटी लंबा- छोटी बात पे गुस्सा, और खत्म भी जल्दी हो जाता है। मतलब वाह, आ भी जल्दी जाता है, खत्म भी जल्दी हो जाता है। ये अच्छी बात है इतना, मतलब आपने बोला ना कि आपको समझने लग गई हैं इस 2 साल में, मतलब उनको पता है कि आप अभी क्या सोचने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सहाफत की बात की जाए आपकी, तो मैं पहले तो जरा इस तरफ पूछूं कि ये जर्नी आपकी कब से स्टार्ट हुई? अब्बा को देख के स्टार्ट हुई या खुद से शौक हुआ? नहीं, शुरू से मैंने वालिद को देखा था सहाफ़त में, तो बस शुरू से एक ख्वाहिश थी कि मैं सहाफ़त में आऊँगा, सहाफ़त में आऊँगा। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं चांद नवाब का बेटा था तो मैंने डायरेक्टली आके सीट ले ली। Struggle। मैं बहुत नीचे लेवल से आया हूँ। इवन कि ये आज जिस स्टूडियो में मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी चैनल में स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट होता था, और लाइट, और हम तो बड़े बड़े सेट ले जाते थे आउटडोर शूट्स पे। मैंने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट की। देन मैं न्यूज़ की तरफ आया, मैंने कंपोजिंग, उर्दू टाइपिंग तो आप से माहिर नाइट हैं ड्यूटी वहाँ शुरू की। वहीं से बैठ के उर्दू टाइपिंग से मैंने कैमरामैनी सीखी। मैं न्यूज़ का कैमरामैन रह चुका हूँ, ऑलराउंडर। उसके बाद मैं एडिटिंग भी नहीं छोड़ी मैंने। मैं फिर अच्छा, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जब मैं कैमरामैन था तो एक चैनल है वाइब टीवी, तो मैं सिंगल था वहाँ पर, जो कैमरामैन भी था और रिपोर्टर भी था। मैं क्या करता था, मैं ऐसे यही कैमरा होते थे हमारे पास, पीडी कैमरा होता था, और मैं ऐसे माइक लेके सवाल करता था और इवेंट में जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, उसे रिकॉर्ड किया, उसके बाद खुद बैठा, उसकी मीडिया रिलीज़ ली और खुद बनाई, और जाके इस तरह अपनी जर्नी को मैं लेके आज माशाल्लाह रिपोर्टिंग और एंकर की उस पर आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त न सिर्फ डिफरेंट ब्रांड्स के साथ में काम कर बिल्कुल, रहा हम हूँ, देखते रहते हैं अरसलान की प्रोफाइल। सहाफत से भी अपना ताल्लुक चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें, पहले भी हमारे पास एक सहाफ़ी आ चुके हैं, उनसे भी हमने बात की, तो आपसे भी ये पूछना बड़ा मेरा ज़रूरी है कि हमारा आजकल का फिनोमेना ये हो गया है कि देखो वो सहाफ़त तो अब रही भी नहीं, जो सहाफ़त जो दौर था, जैसे आपने बताया अंकल वाला दौर या पहले वाला जो दौर था, अब ये हो गया है कि बिना तस्दीक के लोग खबर आगे बढ़ा देते हैं। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, मेरे वालिद के दोस्त बताते हैं कि आपके वालिद ने सहाफ़त उस वक्त शुरू की, लांडी में एक कत्ल हुआ था और छुरी के वार से वो कत्ल हुआ, तो उसके 2 दिन बाद एक सहाफ़ी लांडी गया था, उसने वहाँ से रिपोर्ट ली थी, और वो खबर 4 दिन बाद एक अखबार के अंदर आई थी। सही, 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। अब तो बस हम सुनते हैं और तस्दीक फौरन भी नहीं से करते हम। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हाँ। नॉर्मली कंपीटिशन कि हमारा पहले न्यूज़ बहुत हमने हो ब्रेक गया है। कर न्यूज़ दी। हमने, मैं आपको बताऊं, अगर हमें कहीं इत्ला आती है, मेरे पास एक मैसेज आया कि जी फला जगह हादसा हो गया, हाँ। हादसे की नौयत हमें बता दी जाती सही, है, सही। तो हम दफ्तर से निकलने से पहले एक जुमला लिखते हैं कि फला जगह हाँ। हादसे की इत्ला, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्ला, मुतअद्दिद, सही है, मतलब हमने काउंटिंग नहीं हाँ। की। से तो इस तरह की चीज़ें हो गई, कंपटीशन बहुत हो गया है। लेकिन जब आप
ऑन स्क्रीन आते हैं ना, तो फिर आप बगैर तस्दीक के आप खबर नहीं दे सकते। Exactly. आप नहीं दे सकते। हाँ, जो अपने जो सेल्फ सहाफ़ी बने हुए हैं वो सहाफ़त नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि वो सहाफ़त नहीं है। वो सहाफत में और ओरिजिनल ऑथेंटिक सहाफत में ज़मीन आसमान का आपको पता है सहाफ़त के अंदर जो मैंने सीखा है, आप जनाब, भाई, जनाब सिर्फ आप जस्टिस के आगे लगा सकते हैं, बाकी जनाब, भाई किसी भी शख्सियत के आगे आप लिख नहीं सकते। आजकल तो सहाफ़त में बस जिसका माइक उठाया और जी शुरू हो गया, जी हम यहाँ पर, दिस इज़ नॉट अ सहाफ़त। सहाफ़त एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने वालिद से सीखता रहता हूँ। मैं आज भी नहीं सीखा। आज मैंने 15 से 16 साल लगा दिए और बड़े नीचे से उठाऊँ, आज भी मैं सीखने के लेवल पे हूँ और सीख ही रहा हूँ अपने वालिद से। अच्छा, अगर जैसे आपने बताया कि डिफरेंट शोबाजात में आपने काम किया, लाइक एज ए कैमरामैन भी, एडिटिंग भी की, मतलब 10 चीज़ें की, लेकिन सबसे ज़्यादा अरसलान को अपने कौन से काम में मज़ा आता है? नुसरत, मैंने जो भी काम किया ना उसे अपना शौक बना के किया और बड़े मज़े से किया है। मुझे अभी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अच्छा। अभी क्योंकि रिपोर्टिंग करना और रिपोर्टिंग करने के साथ साथ डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करना, इसमें एक अच्छा लग रहा है। यानी जो जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, आज उसका अल्लाह ताला मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है और आगे और भी देना है। हाँ, इंशाअल्लाह। इसमें मेरा अपना तो किरदार है, लेकिन मेरे वालिद का बहुत बड़ा नाम है, जिनकी वजह से मुझे लोग जो है पूछते भी हैं। और देखें, मैं अपने वालिद के लिए कहता हूँ कि मेरे वालिद मेरा एक विजिटिंग कार्ड है। मेरे वालिद मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब कभी मुझे किसी शख्स को अप्रोच करना होता है तो मैं अपने वालिद का विजिटिंग कार्ड अपने नाम के साथ यूज़ करता हूँ, लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए मैं अपना टैलेंट यूज़ करता हूँ। वाह वाह, मेरे क्या बात वालिद है। का नाम एक दिन है और मैं इदारों में अगर 2-2 साल या 5 साल हूँ तो वो मेरा अपना टैलेंट है। मतलब अच्छी बात है ये। एक सोर्स ऑफ आपने नेटवर्किंग यूज कर लिया Definitely. नाम, लेकिन हमारा माजरत के साथ बड़ा ड्रॉबैक, वो मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारा बहुत सारा टैलेंट, लोग ऐसे हैं, टैलेंट तो मैं उनको बिल्कुल नहीं कहूँगी भाई, आप लोगों में कोई टैलेंट नहीं है। आप लोग सिर्फ घर वालों के सिर्फ नामों पे चल रहे हो। टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं जो नाम अगर नेटवर्किंग के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन काम खुद कर रहे होते हैं, मतलब मेहनत खुद कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे माशरे में जो कि अवेयरनेस, ये हमारे लोगों को होना बड़ा ज़रूरी है, और लोगों को शायद पता भी है, लेकिन फिर आवाम शायद देखना भी वही चाहती है। लेकिन अगर हम मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर हम कोई पॉजिटिव कंटेंट बनाएं, अभी अरसलान ने बैठ के कोई स्क्रिप्ट लिखा अच्छा खासा, मैंने उस पर वर्किंग की, मैंने एक फिल्म बनाई, अपलोड की, क्या व्यूज़ आ जाएंगे 800, 900, 700। वहीं अभी हम कोई मीम वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो आप देखें वो कैसे जाएगी, वायरल जाएगी। ऐसा क्यों है अरसलान? क्योंकि आपका ताल्लुक तो सहाफ़त से भी है ना, तो आपसे भी तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। नुसरत, ऐसा होता है कि जब कभी मैं कोई वीडियो बना रहा होता हूँ या स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ तो मैं उसका पहले सर और पाँव ढूंढता हूँ। एक इंफॉर्मेटिव बनती है। अच्छा, इंफॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ वो देखता है जिसे ज़रूरत हो। हाँ। अच्छा, शौक के लिए, टाइम पास के लिए लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उनके लिए वही वीडियो काफ़ी है जो बन रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये देखें जी, ये नुसरत बैठी हुई है और ये नुसरत के सामने कप है। हाँ। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है भाई? नुसरत बैठी है तो कप तो होगा ना सामने। नुसरत चाय पीने बैठी है। हाँ। आप अगर इसे एक तरीके से लेके आए, एक सहाफती अंदाज में लेके आए, तो वो एक इंफॉर्मेशन होगी लोगों के लिए। इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टाइम पास के लिए इस तरह के लोगों की सहाफ़त अच्छी है, लेकिन अगर मालूमाती सहाफ़त जो सीनियर हमारे कर रहे हैं और इस वक्त भी फील्ड में जो जर्नलिस्ट हैं वो कर रहे हैं, और बड़ी मेहनत से होती है सहाफ़त। सहाफ़त आसान नहीं है, ये सहाफ़त नहीं है भाई। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सहाफ़त बिल्कुल नहीं है। हमने इसको नाम दे दिया बस जर्नलिज्म का, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और किसी भी शोबे में अगर आपने आगे भी बढ़ना है, किसी भी शोबे में जाना भी है, तो आपको उसकी बेसिक्स तो पता होनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग। अगर यही वाली बात अरसलान वाली कि आपने ऐसी वीडियो बना दी है उठा के, तो ये अगर आप उसको बोलने के देखिए मैंने तो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, तो इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्जैक्टली सही कहा अरसलान ने। आफिया, अभी हम जैसे यहाँ बात कर रहे थे कि हस्बैंड वाइफ दोनों की मेंटल हेल्थ प्रॉपर होना ज़रूरी है। हम कहीं अगर देखें, जैसे अभी अरसलान ने थोड़ी सी मर्दों की नुमाइंदगी शुरू कर दी थी, तो अगर हम बात करें तो ये बात हकीकत भी है। मैं अग्री इसलिए भी करूँगी
कि एक मर्द थका आ रहा बेचारा पूरे दिन का काम करके, पूरे दिन की अपने बॉस की झिड़कियां सुन के, लोगों से आपस में इख्तिलाफात करके, मसले मसाइल बहस मुबाहिसा करके घर में एंटर होता है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसे घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन वहीं जहाँ वो कहीं घर में एंटर होता है तो वहाँ पर बेगम फ़ौरन आ जाती हैं, आज तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, ऐसा होता है भाई। मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस की नहीं, मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, कैसा होता है। तो यहाँ औरतों को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई उसकी मेंटल हेल्थ कहीं इस वजह से मुतासर ना हो जाए। बिल्कुल नुजरत, इस चीज़ को है समझने की ज़रूरत, मगर देखिए चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। हाँ। अरसलान ठीक कह रहे हैं, बट एक टाइम था कि इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, बट अब कुछ अरसे से ऐसा हुआ है कि हमारी फैमिली में जो एक रिलेशंस है ना, वो थोड़े बहुत बेहतरी की तरफ आना शुरू हुए हैं। बिल्कुल आ रहा है। अब पहले जो एक ज़माना था उसमें जो सासों का रोल था या नंदों या इवन बहुओं का रोल था, अब उसमें थोड़ा सा बाउंडिंग स्ट्रांग होना शुरू हुई है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। पहले देवरानी जेठानियाँ ऐसे मशहूर थी जैसे कोई दुश्मन, ठीक है, तो अब वो आप अक्सर देखें घरों में साथ रह रही हैं और बहुत मोहब्बत के साथ रह रही हैं। तो चीज़ों में चेंज आना शुरू हुआ है। हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ को ना देखें, हम पॉजिटिव को भी देखें। बिल्कुल। हो सकता है हमारा ज़्यादा कांटेक्ट उनसे हो रहा हो, जिस तरह आपने कहा ख़वातीन बोलती बहुत ज़्यादा हैं, या 4 लोगों को एक साथ, मे बी सहाफ़त की वजह से या मीडिया से रिलेशन की वजह से आपका एक्सपोजर उन ख़वातीन से हुआ। हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जो घरों में नहीं बोल पा रही है, पिस रही है, अपनी बात नहीं बता पा रही, अपनी परेशानी नहीं बता पा रही, इवन अपने बाप को, भाई को, शौहर को नहीं बता पा रही। तो हमारा प्रोफेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारा डेली बेसिस पे इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है या हम किसके साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। बट अगेन कि फैमिली सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे हम साथ रहें या अलग रहें, लेकिन मोहब्बत के साथ मिलेंगे तो उसमें ये चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही होती हैं। ऐसा ही। और अच्छा, मैं अगर आपसे ये भी पूछूं कि बड़े अभी इस वक्त हमें केसेस नज़र आए वाले कि भाई एक इंसान ने जॉब की ना मिलने की वजह से या एक्सपेंसेस पूरे ना होने की वजह से अपने आप को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। मतलब ये खैर एक बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। ये क्या वजूहात है? मतलब जॉब तो चलो ठीक है नहीं थी, लेकिन हम लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं कि अगर आपके पास ठीक है पॉवर्टी लेवल बढ़ गया है, चीज़ें नहीं है, लेकिन खुदारा अपने बच्चों की जान के दुश्मन ना बने। देखिए नुजरत, इसमें ना हमारा पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है। इसमें अगेन मैं वही कहूँगी कि मीडिया का बहुत बहुत अहम रोल है। हाँ। हम जो ड्रामे दिखा रहे हैं उसमें ज़्यादातर अभी दिखा रहे हैं हस्बैंड की दूसरी शादी, हस्बैंड के अफेयर्स, इवन वाइफ के अफेयर्स, ठीक है, पैसा, बहुत एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं। जो पहले के आज से कोई 10-15 साल या हम अपने बचपन में ड्रामे देखते थे ना, वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते थे। उसमें एक बहुत मिडिल क्लास को ज़्यादा पोर्ट्रे किया जाता था, हाईलाइट किया जाता था। इस वक्त एक हाई क्लास को किया जाता है, पीछे 10 मेट्स खड़ी हैं, ड्राइवर, गार्ड्स। अब जो एक हमारी लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, वो उन स्टैंडर्ड्स को नहीं पहुँच सकती। बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे सकती, वो खाने को नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग हुई हुई है चीज़ों की, नई नई चीज़ों की। जब वो नहीं दे पा रहे होते हैं तो फेलियर जो होता है, अगेन हम ऑल्टरनेट चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें जॉब चाहिए तो हमें 6 डिजिट्स की ही जॉब चाहिए, ठीक है, हमें 5 डिजिट्स की जॉब नहीं चाहिए। हम कम से शुरू नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ओवर द नाइट। तो ये थोड़ा सा काम मीडिया का है, हम सबका है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, ठीक है, इशू आ गया है, मसाइल हैं, सॉल्यूशन भी हैं। आपकी अगर हस्बैंड जो हैं या मर्द हजरात जो सुसाइड की तरफ जाते हैं, तो आपकी क्या वाइफ इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, या आपके घर में जो बहन भाई माँ बाप हैं उनके साथ स्ट्रांग रिलेशन नहीं है, वो तमाम चीज़ें उन पे सब का रोल होता है। तो अगर वो नहीं है तो यकीनन सुसाइड की तरफ वो आखिरी स्टेप होता है, जब हमें कहीं कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, क्योंकि इंसान अपनी एक जान लेने जा रहा है, और वो अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें तो हराम है बिल्कुल। वो अगर करने जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल हर जगह से या तो फेलियर महसूस हो रहा है या वो फील ज़्यादा कर रहा है, वो कह नहीं रहा। तो शायद अगर हम कभी किसी को परेशानी में देखें ना, अपने कोलीग्स को भी या फैमिली में भी, तो हम खुद बढ़ के पूछते हैं कि कोई परेशान लग रहे हो या कोई बात है, या कोई हमें खुद पता होता है कि हाँ जी इसकी जॉब क्या है, इसकी अर्निंग कितना है, तो हम उसके साथ बैठ के अगर 2 अल्फाज हमदर्दी के भी कह देते हैं तो उससे भी थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं। उस स्टेज की तरफ जाने से हम बच सकते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के जो ज़्यादातर केसेस होते हैं ना, होता ये है कि एक इंसान बाहर साइड पे जॉब से लोगों से बेरुखी देख रहा होता है, उसके लिए वसाइल नहीं होते, वो कोशिशें कर रहा होता है लेकिन दरवाजे नहीं होते हैं। फिर सेकंड साइड पे उसके अपने घर में, और थर्ड होते हैं उसके अपने रिश्ते जो सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं।
तो जब वो रिश्ते भी मुंह फेर लेते हैं ना, तो फिर इंसान के पास वसाइल बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हम 2 अल्फाज उसके साथ बैठ के उसे हिम्मत के भी दे दें तो शायद इस तरह के केसेस ना हो। और अगर इस तरह की जो सुसाइड करने वाले हैं या अपने ही बच्चों को अपने हाथों से मारने वाले या बच्चे फरोख्त करने का जो करने वाले हैं, उनके लिए यार आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमदाद का काम किया जाता है। हर शख्स, अगर आप किसी नॉर्मल जो मिडिल क्लास का है ना, जो जॉब करता है, वो भी अगर सुबह घर से निकलता है ना, वो 20 रुपए अलग रखता है किसी की मदद करने के लिए। पाकिस्तान में होता है। अगर आप फेलियर हैं, अगर आप अपने आप में फेलियर महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो ना यार। वाह वाह। मारना क्या है? मैं अपनी बताऊं, मैं मीडिया में था, मीडिया के हालात जब कभी मुश्किल होते थे, मैं जॉब से फारिग होता था तो मैं जॉब ढूंढता था, लेकिन फिर क्या करता था एक हमारे मियाँ जाहिद हुसैन साहब हैं, तो मैं उनके पास चले आता था। उनके पास गया, मियाँ साहब मैं आ गया, जी बेटा, हाँ बैठ जा। उनके डिस्पेच पे खत किताबत का काम करता था। दिन में वो कर रहा हूँ, शाम में वहीं से बैठ के चैनलों में फ़ोन करके सीवीज दे रहा हूँ। जहाँ मेरी वहाँ जॉब हुई, मियाँ साहब जॉब हो गई, हाँ बेटा ये ले अपनी तनख्वाह। अपने टाइम को खत्म नहीं होने दिया। हाँ। अच्छा, हम लोग में हुआ क्या है, अब मैं कमा रहा हूँ 60,000 रुपये महीना, मुझे अचानक मिल गई लाख रुपए। अब मैं वापसी 60 पे नहीं आना चाहूँगा। हाँ। मैंने अब लाख से 1.5 लाख पे जाना है। भाई आपने अपनी जरूरत पूरी करनी है, आप 60 पे भी शुरू कर दो। हाँ, मेरी वालदा कहा करती थी कि बेटा जिसने शुरू से अपने आप को बनाना सीखा है ना, उसे तरीका आता है। हाँ। अगर आप नीचे गिर भी जाओ तो हिम्मत मत हारो, दोबारा उठो। अब तो तुम्हारे लिए रास्ते आसान है, क्योंकि अब तुम सब फेस कर चुके हो। तो ये वजह भी है कि अगर इंसान कोशिश करे तो वो नौबत ही ना आए कि अपने हाथों से अपनी ही औलाद को मारना पड़ेगा। मैंने इसमें ऐसे भी केसेस देखे, आपने भी शायद देखा होगा, तारिक रोड के पास ही एक साहब हैं जो कि एम्पुटेशन हुई, उनकी दोनों टांगें नहीं है, और वो टिश्यू पेपर के बॉक्सेस जो हैं वो एक स्टॉलर सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर वो सेल आउट कर रहे हैं। तो ये लोग हमारे रोल मॉडल होने चाहिए कि जिसकी दोनों टांगें नहीं है, इवन समटाइम हाथ नहीं होते, बट उसके बावजूद जो है वो अर्न कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़ी सी हमें देखना पड़ता है कि हमें ज़रूरी नहीं है वाइट कॉलर जॉब ही मिले, हमसे समटाइम हमें फुटपाथ की जॉब भी करनी पड़ती है, हमें स्टॉल्स भी लगाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो अभी एक्सेप्टेंस हमारी नहीं आ रही है। बच्चों में हमें इसी चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि बेटा पहले आपकी भूख है, उसको किस तरीके से जायज़ तरीके से आपने अवेल करना है, किस तरीके से पूरी करनी है, रादर कि हम गलत तरीक़ों की तरफ जाएं या फिर फेल हो जाएं तो ज़िंदगी ख़त्म कर लें। तो ये सॉल्यूशन नहीं है ज़िंदगी ख़त्म करना। अरसलान, आप भी डेली बेसिस पे ऐसे केसेस आपको सुनाई देते होंगे यकीनन, तो मैं पूछना ज़रूर ये चाहूँगी कि क्या कौन से केस का रेशियो ज़्यादा है, मतलब आपके पास क्या केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं? यार अगर हम बेरोज़गारी से तंग जो लोग हैं उनके सुसाइड के केसेस, कोई बच्चे फ़रोख्त कर रहा है, कोई बहुत सारी सी चीज़ें, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने छोटे छोटे चाइल्ड लेबर छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को मैकेनिक की दुकान पे बिठा देते हैं। वो बच्चा 10 रुपए 20 रुपए रोजाना कमा के ला रहा है, आपने उसके 20 रुपए के चक्कर में उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया यार। लोग समझ नहीं रहे, लोगों को पता नहीं क्या हो गया। 20 रुपए से मेरे ख्याल से ना तो उसके घर का पूरा होगा, लेकिन पता नहीं क्या शौक है। मतलब मैं हमेशा जिक्र करती हूँ जब भी हम एजुकेशन की बात कर रहे थे कि यार हमारे भी तो पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा कि यार भले हम भूखे रह लें उस वक्त के लिए, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, परवरिश अच्छी हो जाए, अच्छे लोगों में उठें बैठें। तो इसी तरह से वो माँ बाप भी जो कि शायद चाइल्ड लेबर की तरफ इसलिए चले आते हैं कि यार घर की अर्निंग हो जाएगी। सही है भैया, मानते हैं पॉवर्टी लेवल बहुत बढ़ गया है, घर की नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल का थोड़ा सा ख्याल करें। और इसी तरह से हम भी ख्याल करते हुए ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जो है वो मिरहा को हमने भेजा था और हमें अब पता चला मिरहा सो गई हैं और अब जो है वो मिरहा अब अपनी जो है वो क्या बोलते हैं नींद के मज़े ले रही हैं और हम लोग जो है वो शो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा जो हसन है, हसन ने बड़ी सुला दिया भाई नहीं बच्चा बापता है नहीं बच्चा ज़्यादा था मामता की उससे, लेकिन हसन ने बड़ी अच्छे से उसे डील किया और सुला दिया माशाल्लाह। देख अब आप देखें, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन लेकिन अच्छी बात है। देखिए हमारा हसन जो है वो ऑलराउंडर है, वो सारे काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हसन की बात। अब ज़रा हम यहाँ आ जाते हैं हम ज़रा यहाँ आ जाते हैं। मिसेस अरसलान हमारे साथ हैं और इन्होंने बताया कि भाई 29 जनवरी को जो है वो एनिवर्सरी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने शौहर नामदार के लिए? वो शर्मार, अरसलान शर्मार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। एनिवर्सरी के लिए क्या कहना चाहेंगी? आपकी एनिवर्सरी आ रही है, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल कंप्लीट हो गए। बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे दिया। क्या बात है, क्या बात है। इनके साथ बहुत खुश हूँ। ये मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, शॉपिंग कराते हैं, खाने पीने का बहुत केयरिंग है, लविंग है। स्क्रिप्ट लिख कर लाया मैं यही देख रहा हूँ कि लाइन टू लाइन बोल रही है एक लाइन भी आगे पीछे नहीं की। नहीं बहुत अच्छे हैं, इनके लाइफ में आने के बाद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक ऐसे आप दोनों को सलामत रखे। और आप लोग अभी तो 2 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, 50 साल की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करें आप लोग। और क्या नाम है, यहाँ पे आके जो है ना वो हम यहीं सेलिब्रेट करेंगे। हम यहीं होंगे, अच्छा चलो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। अब उम्मीद तो दुनिया कायम है, कुछ ना कुछ जो है वो चलते रहना चाहिए। और यकीनन यहाँ मुझे जो है वो आफिया आपसे ये बात ज़रूर करनी है कि ये जो देखिए ना एक अच्छा कपल हमारे साथ है, इसी तरह माशरे में बहुत सारे और अच्छे कपल्स हैं जो हमारे लिए मिसाल हैं कि भाई दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच करती है और एक दूसरे को समझते हैं, तभी वो आगे अपने घर में जो है ना वो बच्चों को और बाकी रिलेशंस को भी बरकरार रखते हैं। जैसे आपने भी कहा ना, आपने बहुत अच्छी बात की कि यार अब हमारी चीज़ें ग्रो अप होना शुरू हो गई हैं, लोग समझना शुरू हो गए। मैं कहीं से गुजर रही थी तो मुझे वहाँ पे एक तो पहले तो ये बात बड़ी अजीब सी लगी कि उन्होंने गोलगप्पे वालों ने अपना नाम रखा हुआ था नंद भाभी गोलगप्पा स्टॉल। अच्छा चलो ये तो आपने रख भी लिया, जहाँ नंद भाभी लिखा हुआ था उसके नीचे उन्होंने 2 छुरियाँ बनाई हुई हैं। अब मतलब आप क्या पर्सपेक्टिव लोगों को दे रहे हैं कि सारी जिंदगी लड़ती रहेंगी नंद भाभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सही कहा कि चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैंने बहुत सारी भाभियाँ ऐसी देखी हैं कि जो ऐसी भाभियाँ हैं जिनके घर में आने के बाद उनकी नंदों की शादी हुई है कि वो नंद की मेहंदी नाइट है या कुछ भी, हम आजकल वीडियोस भी देख रहे हैं, वो नंद के पूरे मेहंदी लगी वो अपने हाथों से खाना खिला रही होती हैं, सारे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही होती हैं। तो ये हमारे लोगों को कितना समझने की ज़रूरत है कि भाई अब हमें अपने रिलेशंस और मज़ीद बेहतर करने चाहिए और हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। रादर कि हम बोलें कि जी सास ख़राब है, नंद ख़राब है या भाभी ख़राब है या अदर जो भी अदर रिलेशंस हैं, हमें अपने आप को भी तो देखना चाहिए कि थोड़ा सा हम कहाँ ख़राब है। तो चीज़ें तब जाके मज़ीद बेहतर हो जाती हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत वो ही इज़ ऑल्सो फिजियोथेरेपिस्ट और वो भी वर्किंग में होते हैं, मैं भी वर्किंग में होती हूँ। 9 to 5 मेरी भी जॉब होती है, उनकी भी जॉब होती है, उसके बावजूद हमारा एक बेबी भी है। उसको किस तरीके से कैरी करना, मैनेज करना, जब तक आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ सपोर्टिंग नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते। तो आपकी हस्बैंड की जिस तरह से बात कर रहे थे तो एक्सपेक्टेशंस हस्बैंड की भी थोड़ी सी बैलेंस्ड होनी चाहिए। हम हर चीज़ सोफे पे बैठ के मांगेंगे तो ऑब्वियसली वाइफ हर चीज़ डिलीवर नहीं कर सकेगी। जिस तरह इनकी छोटी बच्ची है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी। अब अगर हम सोचें कि उसी तरीके से जिस तरह से शादी के फ़ौरन बाद ये चीज़ों को लेके चल रही होंगी और वही बच्ची के बाद भी कैरी करें तो इट्स नॉट पॉसिबल। Exactly. तो हमें थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत होती है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर हो गई हैं, अब थोड़ा काम बढ़ गया है। तो इन चीज़ों को समझें। इसी तरह से फैमिली में भी होता है। हम फैमिली में अगर एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर देंगे तो हम बीमार नहीं हो जाएंगे। हम चीज़ों में बारियां और हमारा ये हमारा ये काम, खाना वही बनाएगी, ये काम ये करेगी। तो इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो हम अपना घर समझे जिस तरह से हम अपने माँ बाप के घर में कर रहे होते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। हम में ना वहाँ मतलब ससुराल की बात हम करें, हमें ससुराल में जाके बड़ा ईगो आ जाता है कि नहीं हमने ये काम करना है, ये काम नहीं करना। और अगर आप मतलब वो कहते हैं ना वर्किंग लेडी हैं और आपकी शादी हो गई है और आपने शादी के बाद भी काम कंटिन्यू करने से आप भी कर रही हैं और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो फिर तो आपने एक अलग ही वो एक ईगो होता है कि मैं तो काम कर रही हूँ, मैं घर का काम क्यों करूँ। बिल्कुल लेकिन ये नहीं होना। अच्छा नुज़रत, देखिए सबके साथ एक जैसी चीज़ नहीं होती। जैसे अभी हम आपसे ब्रेक में बात कर रही थी मैं कुछ हवालों से कि
कुछ माएँ या कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट है। जैसे मैं स्पेशल बच्चों की आपसे बात बिल्कुल कर रही ऐसा थी। जब स्पेशल घर में बच्चा होता है ना, एक जहनी माजूर या जहनी कमज़ोरी के साथ बच्चा घर में मौजूद है, उस माँ की कंडीशन ही डिफरेंट होती बहुत है। डिफरेंट है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी माएँ आई हैं जिनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं, वो इस सिचुएशन को नहीं समझ रही कि वो माँ मेंटली कितना स्ट्रेस में है, एक स्पेशल नीड्स बच्चे की वजह से। वो एक नॉर्मल बच्चे से बिल्कुल हटकर होता है ना, वो बैठ सकता है ना, उठ सकता है ना, खा सकता है ना, टॉयलेट ट्रेन होता है। इन चीज़ों को वो किस तरीके से मैनेज कर रही है, साथ में जो घर के दूसरे स्केड्यूल है, जो काम है, उनको किस तरीके से मैनेज कर रही है। फिर उस माँ को या उस बाप को भी इवन उस बच्चे के मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है कि इसका होगा क्या। Exactly. हमारे पास ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि जहाँ पे हम इनको हुनर सिखा सकें, या हम बहुत हैं, मतलब हैं, बट जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको मीट नहीं कर रहे। डिमांड एंड सप्लाई की अगर हम बात करें तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है। तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इवन ब्रोकन फैमिलीज़ आ रही हैं सिर्फ इस वजह से कि जी बच्चा स्पेशल है, तो मदर को ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी वजह से है। इस वजह से सेपरेशंस हो रही हैं, इस वजह से डिवोर्स हो रही है। हमारी बहुत बड़ी तादाद हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरीके की आ रही है माओं की। एक एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल नीड्स हैं। माँ के लिए एक बच्चा जो नॉर्मल होता है कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर हम उस पर डिमांड करेंगे कि 2-3 बच्चे जो स्पेशल नीड है उसके साथ घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बेयर करो, तो किस तरीके से वो कर सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट होती जा रही हैं अगर हम इस एंगल से इस साइड पे देखें। मतलब या तो फिर आप लोग खुद माँ का थोड़ा सा साथ दे दो बच्चों को संभालने में। बिल्कुल, मतलब चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस कर लो ना कि अच्छा ठीक है, अगर तुम घर के काम कर रही हो तो लाओ बच्चा मैं संभाल लेती हूँ। मतलब ये होना चाहिए। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अगर आपसे इसी बारे में बात करूँ कि जो हमारे स्पेशल जो बच्चे हैं उनकी अगर हम रेशियो देखें तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं और मसला ये है कि हमारे पास अर्ली डिटेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, बच्चे डिलीवर होते हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारा अर्बन एरिया कम है, रूरल एरिया ज़्यादा है। बच्चे घरों पर डिलीवर हो रहे हैं या ऐसी जगहों पर डिलीवर हो रहे हैं जहाँ पे फ़ौरन से हमारे पास प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, या कोई डॉक्टर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब फ़ौरन से उनकी डिटेक्शन नहीं होती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में डिले आता है। ट्रीटमेंट में डिले आने का मकसद है कि बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में लेकर आ जाएंगे। इनिशियल स्टेज पे आप उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं और जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है तो वो चीज़ बढ़ती चली जा रही होती है। प्लस माँ की न्यूट्रिशन, बहुत खाने में क्या खा रही है, किस तरीके की खुराक उसको जा रही है, जा भी रही है सही कि नहीं जा रही है। ऐसा तो नहीं दूसरी चीज़ों में तीसरे चौथे बच्चे की पैदाइश है तो जी वो 3 बच्चों पे फोकस है, वो जो चौथा आने वाला है तो अपने आप को निगलेक्ट किया हुआ है। तो माँ की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ों में, उसकी जहनी सेहत प्लस फिजिकल सेहत दोनों बहुत ज़रूरी अच्छा, आपके पास जितने भी जो स्पेशल बच्चे भी होते हैं, आप अब तो एडल्ट्स को भी डील कर रहे होते हैं, लेकिन साथ से स्पेशल बच्चे भी होते हैं, तो आप मतलब किस तरह से एक उनके साथ एक बिहेवियर होना चाहिए या किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए हमें? नुजरत बच्चों के साथ तो कोई भी बच्चा हो उसके साथ तो हमें बहुत वो तमाम जो है फरिश्ते ही होते हैं, बट स्पेशल नीड्स बच्चों का के साथ थोड़ा सा मसला ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी नहीं होती, थॉट प्रोसेस उनका जो है वो डिफरेंट होता है। उसमें हमारा पेशेंस लेवल ज़्यादा होना ज़रूरी है, हमें बर्दाश्त ज़्यादा करना है, क्योंकि इस वक्त CP जो फिज़िकली चैलेंजेस के साथ होते हैं उससे ज़्यादा ऑटिस्टिक बच्चे की तादाद हो गई है। एक एक घर से हमारे पास 4 बच्चे आ रहे हैं कि उनके 4 ही बेटियां हैं और 4 की 4 जो हैं वो ऑटिज़म के साथ हैं। और ऑटिज़म हाइपर एक्टिविटी, कम्युनिकेट ना कर सकना, स्पीच नहीं है, फोकसिंग नहीं है, डिस्ट्रक्शन है, ये तमाम चीज़ें उनमें होती हैं। तो हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और प्लस हैंडलिंग, हमने हैंडल किस तरीके से करना है। हमारे पास कुछ ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं, फैमिलीज़ उनको बांध देती हैं कि सुबह बांध दिया, अपने घर के काम निपटा लिए और फिर जी थोड़ी देर बाद खोल दिया, या उनको एक कॉर्नर दे दिया, भाई यहाँ से आपने उठना नहीं है, यहीं रहना है। बिल्कुल ऐसे ही ना वो फैमिली गैदरिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो उनके इनिशियल स्टेज पे अगर उनके लिए पूरा एक होलिस्टिक मॉडल इंट्रोड्यूस होगा जिसमें तमाम थेरेपीज, स्पीच थेरेपी, फिजियो, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियर, नीड बेसिस होती हैं, तो असेसमेंट के बाद तमाम चीज़ें डायग्नोज, तमाम चीज़ें हो जाती हैं कि ट्रीटमेंट प्लान में आप क्या करना है। तो उनकी बेसिस पे हम हैंडलिंग, बीइंग अ थेरेपिस्ट मुझे पता है कैसे हैंडल करना है, बट बीइंग अ पेरेंट इन्हें नॉर्मल बच्चों को तो हैंडल करना आ रहा होगा, बट जाहिर है एकदम से स्पेशल नीड आएगा तो उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, स्पेशली फैमिली के लिए। तो उनको ट्रेन करना, फिर स्कूल्स में टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स हमारी ट्रेन नहीं होती हैं इन बच्चों को। बिल्कुल, कैसे ट्रीट करना चाहिए। अभी इस वक्त जो हमारी जनरेशन जिसको हम जेनजी तो कह देते हैं, बट जेनजी पे काम नहीं कर रहे हैं। हम खुश हो रहे हैं कि जी वो बहुत एडवांस्ड हैं, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत पता है, बट स्ट्रक्चर्ड नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है।
उसको स्ट्रक्चर और बाउंड्रीज़ में लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तभी आप अपनी कम्युनिटी पे काम कर सकेंगे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यकीनन जो कि आफिया इस वक्त बता रही हैं, और वो सारी चीज़ें अवेयरनेस हैं आप तमाम लोगों के लिए। अरसलान, अगर बात की जाए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की, तो आपको पता है कि इस वक्त एक असर उठाया हुआ है सोशल मीडिया, मतलब जिसको भी देखो उसको सोशल मीडिया पे बहुत इन रहना है या सोशल मीडिया पे ही काम करना है। आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि आपने तो एक दौर डिजिटल मीडिया गुजारते हुए और अभी तक स्टिल काम कर रहे हैं, फिर पापा ने भी ज़ाहिर है एक डिजिटल मीडिया को एक बहुत टाइम दिया, बल्कि मैं समझती हूँ कि अंकल ने तो प्रिंट मीडिया को भी बहुत ज़ाहिर है, वो आपने बताया कि अखबारात में भी लिखते थे। अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया है, लोगों के घरों में अखबार आना ख़त्म हो गए। हाँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ आते होंगे अखबार, लेकिन ये कि अब हमारे पास जो ये है ना, इसी में हम सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो सर आप डिफ्रेंशिएट करें, मैं चाहती हूँ उस पर बात करें। अभी आप बात कर रही थी नन भाभी गोलगप्पे, मैं इसी को लेकर आया। नन भाभी गोलगप्पे, ये पता है आज तक लोगों के जहन में क्यों जिंदा है? क्योंकि अभी तक लोगों ने वो बाउंडिंग नहीं देखी कि औरत से कि एक लड़की ने अपनी ही सहेली से अपने शौहर की शादी कर दी। ये आप बिल्कुल नहीं सुने। बाउंडिंग नो मैं एक चीज बता रहा हूँ, बाउंडिंग ऐसी है लोगों की कि एक ही घर के अंदर नंदे और भाभी एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रह रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, लोगों ने वो मीमर्स जो होते हैं वो कभी भी आपकी पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट नहीं करते, उन्हें निगेटिव ही चाहिए होता है, मिर्च मसाला चाहिए होता है। अब लोगों ने क्या बनाया हुआ है, अपना एक आइडियल जो बनाया हुआ है वो निगेटिव को ही बनाया है। अब नन का अपडेट वर्जन हो गया पुप्पो, ये नन ही पुप्पो बनती है ना भाई जब शादी। अब आप आजकल देख रहे हैं ना, ये अपडेट हो गया, तो लोगों ने निगेटिविटी को बहुत हाईलाइट किया हुआ है। देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक डिजिटल मीडिया, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो कोई खबर नशर कर रहा है तो उसके पीछे एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया पे कोई चीज़ नशर हो रही है तो किसी को नहीं पता कि किसने कहाँ से की, जब तक हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें जो हमारे पाकिस्तान के इदारों के पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी इदारों के पास वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं कि मिनट लगता है पता लगाने में कि कौन सी चीज़ कहाँ से जारी हुई है, बट वो इदारों नॉर्मल बंदे के पास नहीं है। तो डिजिटल मीडिया के ऊपर लोगों ने बस वही ना मोबाइल उठाया और वो बस शुरू हो गए, उन्हें मालूम नहीं है कि इसका यूज़ क्या है। हर चीज़ बेहतरी के लिए शुरू होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ले आते हैं लोग, अपने अपने मफादात में उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करें, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? किस हद तक है, मतलब एक होता है ना लोग क्रेज की हद तक होता है। ना मैं जस्ट अपनी जो वर्किंग होती हैं, जो मेरी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, मैं उन्हें अपलोड करता हूं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तनख्वाह लूं और अपने घर बैठ जाऊं। मैं मेहनत कर रहा हूं कि मेरी अगर कोई चीज़ किसी के काम आ रही है तो यार ये अच्छी चीज़ है ना। exactly. मेरी मेहनत वसूल हुई। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना हो तो मैं गड्ढा खोद लूंगा भाई, इतनी मेहनत कर लूंगा, मैं सिर्फ गड्ढा खोद के पैसा कमा लूंगा। लेकिन मैंने जब अपने अंदर एक जर्नी पार करके यहाँ तक आया हूँ, कुछ लिखने का हुनर है, कुछ बोलने का हुनर है, तो वो लिखने और बोलने का हुनर अगर आपकी ज़िंदगी में ज़रा बराबर भी थोड़ा सा बदलाव ला सकता है या बेहतरी ला सकता है तो मेरी मेहनत कामयाब है। क्या बात है। एक सवाल जो मैं अरसलान से करने जा रही हूँ उसका जवाब मुझे पता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं पूछने जा रही हूँ कि क्योंकि अरसलान जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टीवी सीरीज भी शूट कर रहे होते हैं, उनके व्लॉग्स, उनकी चीज़ें भी शूट कर रहे होते हैं। अरसलान, रीटेक्स करने पे कभी गुस्सा आया या किसी की वजह से अगर रीटेक करने पड़े तो गुस्सा आया? होता है अक्सर ऐसा। एक दफ़ा आप और मैं शूट कर रहे थे, हम फ्लोर के ऊपर थे और बिल्कुल हम रेडी खड़े हुए, तो बाद में पता चला कि हमारा कैमरा मैन ही गायब हुआ हुआ है, अजीज़ जिसकी मैं बात कर हम लोग का, मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी हम लोगों ने काम किया है साथ में, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये जो मतलब रीटेक्स वाली बात है या ऑल ओवर भी हम अगर बात करें तो ये एक अच्छी जर्नी है जो कि हमने शेयर की, और यकीनन यही वाली जर्नी जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरी नई सुबह की ऑडियंस है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग अगस्त के मंथ से जो है वो लाइव थे अपना मॉर्निंग शो लेके, और अभी बहुत सारे चैनल्स की रेटिंग में वी आर ऑन टॉप।
हम अभी टॉप पे खड़े हैं अपने मॉर्निंग शो को लेके। अच्छा, बहुत होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता होगा, जहाँ कहीं कोई पॉजिटिव काम करने निकले, नेगेटिव लोग पहले जो है ना वो ऐसे कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं कि हम खड़े हैं ना रास्ते में आपको तंग करने के लिए। तो उन तंग करने वालों को कैसे बेयर करती हैं? पहले तो चले आपकी बात करते हैं। देखिए, पॉजिटिव काम करने निकलते, नेगेटिव उनको करने दो जो नेगेटिविटी कर रहे हैं। हमने तो जो करना है हम तो करेंगे ना। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं कर रहे होते हैं, आपको डिस्करेज ही कर रहे होते हैं। आप कुछ भी दुनिया का काम कर लें, अच्छे से अच्छा काम कर लें, वो उसमें से कोई ना कोई ऐसा एंगल निकाल लेंगे कि जी ये कहीं ना कहीं से ख़राब है। हाँ, हम उन पे फोकस ही ना करें ना, हम अपने साथ उनको रखें, इग्नोर करें बस। अगर हम उन पे फोकस करना शुरू कर दिया तो फिर अपनी एनर्जी को भी हम वेस्ट कर देंगे। दैट्स मीन कि हम उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, फिर हम अपने काम के बजाय ना सिर्फ उनके बारे में उनके ऊपर सोचना शुरू करेंगे। तो हमारा जो फोकस है हम उसके ऊपर फोकस्ड रहें और जो हमें करना है वो हम करें। इसमें एक चीज़ होती है ना कि जब आप अपनी कामयाबी के सफ़र पे निकले हो ना, तो जब कभी आपको कोई दुश्मन या कोई निगेटिव बंदा दिखे तो आप उसे देख के ये समझ जाओ कि मेरी मंजिल करीब है। क्या बात। मेरी मंजिल करीब है। उसे देख के अभी ये यहाँ खड़ा है, मैं कैसे बढ़ूंगा, ये नहीं सोचो। वो निशानी है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे होते वो कभी आपको रोकने या टोकने नहीं आता। Exactly. आप सही रास्ते पे हो तो इसलिए आपकी मंजिल करीब है। और दूसरी चीज़ कि आप और हम ऑन स्क्रीन काम कर रहे होते हैं तो हमारी कामयाबी हमारी अकेले की नहीं होती। बिल्कुल ऐसा। हमारे पीछे जो कैमरामैन खड़ा टीम होता है है, हमारी, बिल्कुल। जो हमारी टीम होती है, जब आपकी टीम मेहनत करती है, वो जब मेहनत आपकी नजर टीम आती है। मेहनत करती है और हम ऑन स्क्रीन आके अपने अल्फाज या अपने टैलेंट के जरिए, ये एक टीम वर्क कामयाबी होती है। ऐसा ही, ऐसा ही। अगर नुदरत कहे कि जी या असलान कहे कि जी मैं मेरी चीज़ मेरी वजह से नहीं, मुझे ऑन स्क्रीन लाने वाले मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर्स हैं उनका बड़ा किरदार होता है। और ये यकीनन मैं हमेशा हर शो में यही बात करती हूँ कि विदाउट टीम वी आर नथिंग। ये टीम ही है जिसकी वजह से हम लोग बैठ के एक वेल एग्जीक्यूटेड शो आपके सामने जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। और जैसे कि अरसलान ने भी कहा कि बहुत सारे लोग हमें जब हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं तो नज़र आते हैं जो कि नेगेटिव वाइब्स फैलाते हैं। उनके लिए मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, करने दो जो बकवास करते हैं, क्योंकि खाली बर्तन ही हमेशा आवाज़ करते हैं। जो खाली होते हैं ना, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं होता, जिनके पास कोई चीज़ नहीं होती, उनको सिर्फ नेगेटिव वाइब्स ही फैलानी आती हैं और फिर वही शोर शराबा ये वो हमने अक्सर सुना है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये मिसालें हमने अपने बड़ों से सुनी हैं और इसमें यकीनन सदाकत है बहुत। बड़ों की बात आई है ना तो मैं ज़रूर, क्योंकि वैसे हम अख्तामी मराहिल में शो के दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी छोटी सी बात पे आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आजकल हमारा ये फिनोमेना भी कम हो गया है। पहले लोग होते थे ना, नानियों दादियों के पास बैठते थे, उनसे बातें सुनते थे, उनकी जो नसीहतें होती थी वो सुनते थे। आजकल ये ख़त्म हो गया फिनोमेना। हमारे घर में अगर हमारे बुजुर्ग हैं भी तो हम उनको टाइम नहीं देते। क्यों, मतलब कैसे हम ये इस तरफ बच्चों को लेकर आए यूथ को? देखिए नुसरत, इनिशियली जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैंने इसी चीज़ पे फोकस किया था कि फैमिली सिस्टम हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं। हाँ। हम बच्चों को क्या मोबाइल दे रहे हैं और सोशल और सिर्फ आउटडोर एक्टिविटीज़ पे फोकस है, फैमिली टाइम पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस है। तो हम फैमिली के साथ बैठेंगे तो आगे आने वाली नस्ल भी फैमिली के साथ बैठेगी। नानियाँ दादियाँ, एक जो पहले अगर आप देखें तो हमें 70-80 प्लस की नानियाँ दादियाँ मिलती थी। इस वक्त एज ऑलरेडी इतनी रिड्यूस हो चुकी है हमारी एशियन कंट्रीज़ में, ओवरऑल वर्ल्ड में। तो हमें वो उतनी ओल्ड नानियाँ दादियाँ अब अवेलेबल भी नहीं है, बहुत रेयरली जो है वो अब हमें पास होती हैं। लेकिन जो हैं जिस एज की हैं, हम उनके साथ बैठे हैं तो हमारे बच्चे भी जो है वो टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे। क्योंकि वो हमसे लर्न कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो उसको बिल्कुल देख रहे होते हैं, उसके साथ उसी को कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनन आज के शो में जितनी भी बातें हैं आप तमाम लोगों तक पहुंची हैं, चाहे वो इस तरफ से पहुंचे हुए हैं इस तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के यकीनन फ़ायदे की बहुत सारी बातें। अरसलान, मैं चाहूँगी बिल्कुल हम एंड पर हैं, एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे। बहुत ही सिंपल। अभी हम बात, आपने बहुत प्यारा एक शेर कहा, तो आप जब कभी हाईवे पे जाएंगे तो ट्रक के पीछे बड़ा बेहतरीन शेर लिखा होता है कि मेहनत कर, हसद न कर। और एक और शेर होता है कि हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो ये ट्रक वाले जो होते हैं बड़ी हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं अपनी शायरी के ज़रिए से। तो मेहनत करते रहो यार, किसी की रोकने से, किसी के टोकने से आपकी मंजिल ना आपसे दूर हो सकती है, ना आप उससे दूर हो सकते हो। अपनी मेहनत को जारी रखो और बस अपने फोकस को अपनी मंजिल पे रखो। इंशाल्लाह कामयाबी
जब आप मेहनत करने खड़े होगे तो अल्लाह ताला आपकी हिम्मत बन के, अल्लाह ताला आपका साथी बन के आपको ज़रूर उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी आपको चाह है। क्या बात है, खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया अरसलान, थैंक यू सो वेरी मच। आपका भी और आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने शो में टाइम दिया और इतनी खूबसूरत बातें, यकीनन मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने आज का शो देखा। कैसा लगा अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर होने वाली आपसे मुलाकात सेम टाइमिंग्स पे, सेम चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।